तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपना अपना यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया एक में हड़प्पा का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हड़प्पा का स्थल वगैरह सारे चीज़ का वर्णन, हड़प्पा का कैसे आरंभ खोज किया गया, सबसे पहले हड़प्पा के कौन सा स्थल के खोज किया गया, किसने किया, सारी चीज़ हम बता चुके हैं। दूसरे चीज़ में हमने आपको हड़प्पा का मैप समझाया कि हड़प्पा की आकृति कैसी है, कैसी हड़प्पा का व्यवस्थाएँ हैं, सारी चीज़ हमने क्लियर कर डाला यहाँ तक, ठीक है ना। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आरंभ में प्रमुख स्थल दो ही थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जिसे मुख्य केंद्र कहा जाता है हड़प्पा का, और इस पूरे सभ्यता का केंद्र कहा जाता है, सिविलाइजेशन का केंद्र कहा जाता है। हमने आपको बताया कि कैसे इसका नाम पड़ा, क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, दयाराम साहनी के द्वारा कैसे नाम रखा गया, और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का कैसे उत्खनन किया, ठीक है ना। ये हमने पीछे के क्लास में पूरा जान चुके हैं। और हम समझेंगे आज के इस क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वे कौन कौन से हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हमने आपको बताया था वहां पर कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकरण सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह नगरीकरण यानी शहरीय सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे, संसाधन परिपूर्ण थे, ठीक है ना। अब आज के जैसे संसाधन का अस्तित्व नहीं मिला है, लेकिन संसाधन था, यानी वैदिक सभ्यता से काफी ज्यादा अच्छा संसाधन में वे रह चुके थे, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि इनके संस्थापक द्रविड़ हुए होंगे, और वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य को माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको आर्य की सभ्यता की भी मानते हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके। तो इसमें प्रमुख स्थलों की बात करें तो देखिए 1066 के आसपास मैंने आपको बताया था कि इसके स्थल खोजे गए, लेकिन उतना ज़्यादा हम याद नहीं रख सकते हैं। इनमें से 400 कुछ पाकिस्तान और कुछ शेष भारत में है, ठीक है ना। लेकिन इनमें से ये प्रमुख 7 स्थल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के समय में मान लीजिए हमारे भारत के प्रमुख स्थलों की बारे में बात करें हम लोग, तो जैसे मान लीजिए ये मुंबई, कोलकाता, बनारस, ठीक है ना, हैदराबाद वगैरह, ये बड़े बड़े जो शहर नगर है ना, इनको हम प्रमुख माने। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के ये 7 जो थे ना प्रमुख जगह थे, ठीक है ना। जिनमें पहला आता है हड़प्पा, दूसरा होता है मोहनजोदड़ो, तीसरा चंदोदड़ो, ठीक है ना, चौथा लोथल आता है, पांचवा धौलावीरा, छठवां कालीबंगा, और 7वां जो है बनावली, ठीक है ना। ये 7 जो है इसके प्रमुख नगर है, जगह है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा के बारे में, जिसे सिंधु घाटी के सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंध की जगह, सिंध के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा जो वास्तव में मुल्तान पाकिस्तान में है, मुल्तान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा मुल्तान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। यह रावी नदी के किनारे है, इसको याद रखना है कि यह रावी नदी के किनारे स्थित है। साथ में सबसे पहले यहीं पर खुदाई की गई थी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो नींव थी यहीं से प्राप्त हुई थी। और अनागर यानी सबसे पहले हड़प्पा में ही अनागर यानी अनाज रखने का जो भंडार है वो प्राप्त हुआ था, कहाँ से? हड़प्पा से ही मिला था, राइट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे जगह मिले थे जो उस समय के लोगों का रसोई घर थे, जिसमें वहाँ पर मछली के कांटे मिले थे, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग मांस मछली भी खाते थे, ठीक है ना। समझ में आ गया। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात करें तो ये हड़प्पा से, यहाँ से हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर है। ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कितने दूरी पर है, तो 483 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में है और सिंधु नदी के किनारे पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक
ठीक है ना। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से वर्णन करने वाले, अभी एक एक को हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, ठीक है ना। आज ये 7 आपको हम बता रहे हैं ना, और इसमें से एक एक को पूरे विस्तार से खोलकर वर्णन करेंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा तैयारी करना है कि यहाँ आप लोग पढ़ लिए तो आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए यूपीएससी तक, ठीक है ना। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो क्या था, तो मोहनजोदड़ो जैसे आज के समय का हम लोग का बनारस है ना, जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी तरह का धार्मिक स्थल था मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ का जो पोखरा है, तालाब है, इससे ज़्यादा स्नानागार, जिसके नाम से स्नानागार के नाम से जाना जाता है, सबसे विशाल स्नानागार, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान करने का स्थल जो है पोखरा है, वह कहाँ से मिला गया है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ उस समय के लोग इसी मोहनजोदड़ो में अंतिम संस्कार वगैरह करते होंगे, स्नान करते हैं। पवित्र स्थल था उस समय का, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली है, पंडितों की भी मूर्तियाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि उस समय यहाँ पर पंडित भी हुआ करते थे। अस्थियाँ भी मिली है, बहुत सारे अस्थियों का भी प्रमाण मिला है हमें यहाँ से, ठीक है ना। और मृतकों का टीला इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारे अस्थियों के साथ बहुत सारे वस्तुएं दफन किया गया था। शायद उस समय के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद यदि आत्मा होती है, उन लोगों का मानना था कि उसी समय से ये आत्मा परमात्मा का जो है खेल चलता आ रहा है, ठीक है ना। यदि आत्मा होती है तो इन सब चीज़ों का वो उपयोग करेगी, उस समय के लोगों का यह मानना था। इसलिए उनके साथ में कुछ देखिए, जैसे कि बर्तन वगैरह, कुछ पात्र वगैरह, ये सब सारे चीज़ उस समय के जो यूज करने वाले चीज़ होता था वह साथ में लाशों के साथ में दफन कर दिया। आज के समय में दान वान दिया जाता है ना, उस समय दफन कर दिया जाता था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इतना जानकारी इसमें अभी आप लोग रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा हम बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि प्रमुख स्मारक, यानी मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक विशाल स्नानागार या विशाल स्नानागार हड़प्पा के किस मतलब स्थल से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कितना दूरी पर है, 483 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। इतना जानकारी आप लोगों को रखना है, ठीक है ना। अगला चंदूदड़ो। चंदूदड़ो क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर की दूरी पर है चंदूदड़ो, ठीक है ना। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण और पूर्व में है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व के कोना पर 130 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये भी सिंध नदी के किनारे है। यानी हम आपको पहले ही दिन बताए थे कि देखिए कोई भी सभ्यता कहाँ पर विकसित होती थी, तो नदियों के किनारे, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है, जरूरी चीज़ है जीवन के लिए, और जहाँ पर जल होता है वहीं पर जीवन होता है। आप लोगों को पता ही है, जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ पर जल रहता था वहीं से सभ्यताएं आरंभ होती थी। यानी नदियों के किनारे, घाटों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित होती थी, बिना नदी और घाट के किनारे सभ्यता विकसित नहीं हुई, क्योंकि जल बहुत जरूरी चीज़ था। आज के समय के जैसा नहीं है, कहीं पर भी जल को उपलब्ध कराया जा सकता है, उस समय बहुत समस्याएं थी, ठीक है ना। तो याद रखिए सिंध नदी के किनारे ही था, और ये भी पाकिस्तान में ही है। चंदूदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान में। तीनों सभ्यता जो है पाकिस्तान अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और यही चंदूदड़ो से हम आपको कल के क्लास में बताए थे कि प्लॉटिंग करके वहाँ पर मकान बनाया जाता था, प्लॉटिंग करके मकान बना। तो प्लॉटिंग का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसी चंदूदड़ो से पहला बार प्रमाण मिला था प्लॉटिंग मकान का। यानी मकान बनाते समय उसका नींव जो था वह प्लॉटिंग करके बनाया गया था, बिल्कुल। यानी कि मकानों का अवशेष यहीं से प्राप्त होता है चंदूदड़ो से, ठीक है ना। इसके अलावा शिल्प हुआ, मनके हुआ, जैसे मिट्टी के घड़ा वगैरह, पत्थर के कुल घड़े, डिजाइन वाले चीज़ें, ठीक है ना। ये सब बनाने का विशेष केंद्र होगा इस समय माना गया, क्योंकि यहीं से उसका सारे सब चीज़ों का अवशेष मिला। तब माना गया कि उस समय के लोग भी तो सौ श्रृंगार करते होंगे, तो ये शिल्प मनके वगैरह यहीं पर बनाया जाता होगा, ठीक है ना। इतना जानकारी हम लोगों का मिल गया। आगे बात करते हैं। अगला जो है प्रमुख स्थल वह है लोथल। लोथल जो कि हमारा इंडिया भारत में है, लोथल भारत में है। लोथल कहाँ है, गुजरात के खंभात के खाड़ी के समीप है।
गुजरात के खंभात के खाड़ी के समीप है भारत में। और यहाँ भी जब खुदाई की गई तो खुदाई से भवन दुकान का अवशेष मिला, यानी इससे पता चला कि वहाँ पर यहाँ पर यानी लोथल में बड़े बड़े मार्केटिंग यानी बाजार लगते होंगे, दुकानों का अवशेष मिला, बड़े बड़े भवनों का अवशेष मिला। ऐसा माना जाए कि यह जैसे कि उस समय का आज का जो हमारा मुंबई कोलकाता है, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के ये लोथल जो है मुंबई कोलकाता होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दुकानों का अवशेष मिला, भवनों का अवशेष मिला, बाजारों का अवशेष मिला, ठीक है ना। इतना ही नहीं बल्कि गोदावड़ा का प्रमाण भी यहीं से मिला। गोदावड़ा मतलब क्या होता है, जहाँ पर जैसे कि विदेशी जहाज वगैरह आता है सामान लेकर, वहीं पर उतारा जाता है, वहीं से सारा व्यापार होता है ना, जो विदेशी सामान के जो नाव जैसे मुंबई में है अभी हम लोगों का, ठीक है ना। तो उसी तरह गोदावड़ा के ही प्रमाण यहीं से मिला, जहाँ से जहाज व्यापारियों का जहाज आया जाया करते थे। मतलब इससे पता लगता है कि यह इंटरनेशनल मार्केट का स्रोत माना जाए इसे, ठीक है ना, लोथल को। समझ में आ गया। अगला बात करें हम लोग प्रमुख नगर धौलावीरा का। तो धौलावीरा देखिए 1990 में इसको खोजा गया था। धौलावीरा को 1990 के दशक में खोजा गया और RS बिष्ट द्वारा उत्खनन करके निकाला गया। किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा खुदाई के दौरान निकाला गया। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये भी स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और यहाँ से किलाबंदी का प्रमाण मिला है। ऐसा माना जाता है कि उस समय भी लोग यहाँ पर अपने सुरक्षा के लिए किलाबंदी किए होंगे, पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है ना। इसके अलावा गढ़ का भी निर्माण किया गया था और पत्थरों का उपयोग से जो गढ़ होता है ना, किलाबंदी करके अरे गढ़ बनाया जाता है, तो उस समय माना जाता है कि उस समय के लोग यहाँ पर गढ़ का निर्माण किए होंगे। मतलब अच्छा कहा जाए तो ये भी एक मतलब स्मार्ट शहर या सिटी या नगर का है, उस समय का हुआ होगा धौलावीरा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करें कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। बंगन मैंने चूड़ी होता है, तो कालीबंगन का मतलब काली चूड़िया। ये भी क्या है? तो गुजरात के गंगानगर जिला में स्थित है। कहाँ पर है? गंगानगर जिला में स्थित है। और यहाँ पर ये भी घरघर नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। कौन? कालीबंगन। आपको बता दें नदी महत्वपूर्ण चीज है इसमें, क्योंकि नदी के ही किनारे सभ्यताएं विकसित होती थी, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता की इसे तीसरी राजधानी, यानी इतनी बड़ी क्षेत्र था ये कि यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, पहली राजधानी हड़प्पा को, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को और तीसरी सबसे बड़ी राजधानी कालीबंगन को माना जाता था। उस समय के लोग मानते थे ये तीसरी बड़ी राजधानी हुई होगी। यहाँ पर कालीबंगन यानी काली चूड़ियों का बड़ा ही विस्तार था। इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, सारे सबके बारे में एक एक करके एक एक ट्यूटोरियल क्लास देंगे हम आपको। हड़प्पा का एक अलग क्लास, मोहनजोदड़ो का एक अलग, ठीक है ना, सबका एक अलग अलग क्लास देंगे, ताकि बिल्कुल उस क्लास में उसी को टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। जितने भी लोग हैं 12th वाले या SSC वाले या कोई भी क्लास के हो, कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी UPSC तक का, सबका हिस्ट्री यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए हम पढ़ा रहे हैं, A to Z हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एनिसेंट हिस्ट्री से लेकर और मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हालांकि कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जैसे कि मिडिल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक इतिहास की, तो वो भी हमने पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला बात करें हम बनौली। बनौली यानी हरियाणा राज्य में हिसार में स्थित है। ये बनौली कहाँ है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। और यहाँ से भी गढ़ का प्रमाण मिला है। मतलब कहा जाए तो ये शासित एरिया होंगे और तथा हड़प्पा सभ्यता की नगर स्वरूप का यहाँ से भी प्राप्त होती है, बनौली से भी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के 7 प्रमुख स्थल थे, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में देखिए ये क्लास छोटा हुआ हम लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम एक एक पर एक एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि एक क्लास एक के लिए, इसलिए ये क्लास हम लोगों का छोटा हुआ। और इसमें हम लोग केवल 7 प्रमुख स्थलों के बारे में ही पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। और पीछे के क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पीछे क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये सब क्लास भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों का लंबा क्लास चलेगा, ठीक है ना, लगभग 30-35 जितना भी हो सके जितना चले, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं, और अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जरूर बने रहिए और आगे क्लास को पहुँचाइएगा, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाए और भी बच्चे इसको देख पाए और इसका लाभ ले पाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट